अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे। मैं आपको आज यहाँ वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बतौर ख़ास आपके 12th एग्ज़ाम में यानी इंटर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आपके 12th एग्ज़ाम के मात्र सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीना बच चुके हैं। 1 दिसंबर का महीना हो चुका और 1 जनवरी का महीना, क्योंकि फरवरी के 1 या 2 तारीख से आपका एग्ज़ाम होता है। तो इस वजह से आप लोग ज़ोर शोर के साथ, बिल्कुल लगन के साथ, मन के साथ, पूरे फुल एनर्जी के साथ आप लोग एग्ज़ाम में लग जाइए। और इंशाअल्लाह और अभी से आप लोग अगर फुल तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह आपके एग्ज़ाम में उर्दू में 100 में 100 नंबर आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आज से मैं आपको जितने भी चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज़ इंशाअल्लाह रेगुलर एक-एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव की शक्ल में मैं आपको पेश करूँगा। तो आज का ये मेरा चौथा चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर खाका पढ़ा चुका हूँ। खाका लिखने वाला फरहतुल्लाह बैग हैं। फिर दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ मिट्टी का तेल। तो इसी तरह से तीसरा चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ सैयद सुलेमान नदवी का। ये मेरा चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर का नाम है क्या? चौथा चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। क्या है भाई? इंशाइया क्या है। और इंशाइया के लिखने वाले कौन है? तो इंशाइया का लिखने वाले कौन है भाई? इनके मुसन्निफ कौन है? इनके मुसन्निफ हैं वजीर आगा। कौन है भाई? इनके मुसन्निफ हैं वजीर आगा। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या है? एक नाविल है, मजमून है, अफसाना है, खाका है या नाविल है? तो आपको जवाब देना है इंशाइया क्या है? एक मजमून है। क्या है? इंशाइया क्या है? ये एक मजमून की किस्म से है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ ले कि इंशाइया क्या है, कि मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कहते हैं लिखने वाले को, राइटर को। तो इंशाइया के मुसन्निफ हैं वजीर आगा। वजीर आगा एक शख्स का नाम है। क्या भाई? वजीर आगा एक शख्स का नाम है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने क्या लिखा है? इंशाइया क्या है, एक मजमून लिखे हैं। तो इसके बारे में आज हम चलते हैं। तो थोड़ा सा इससे पहले हम कुछ बताते चलते हैं कि इंशाइया और मजमून में फ़र्क क्या होता है। इंशाइया और मजमून में फ़र्क क्या होता है? तो पहले मजमून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भाई, मजमून जो कहते हैं, मजमून मजमून जो लिखा जाता है या मजमून जो कहते हैं कि पहले सबसे पहले एक टॉपिक लिया जाता है, एक मौजू लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपको अगर ईद के ऊपर लिखना है, तो उसमें जितनी भी बातें बताएंगे, जितनी भी बातें आप बताएंगे, जितनी जितनी भी चीज़ों का जिक्र करेंगे, एक तरतीब से करेंगे, सलीके से करेंगे, करीने से करेंगे और बात तरतीबवार होगा, बात मुकम्मल होगी, उनमें पूरी बातें होगी, कंप्लीट बातें होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कह दिया जाए कि ईद के ऊपर आप कोई एक मजमून लिखिए, तो आप लिखेंगे कि जिस तरह हर मजहब में, हर मिल्लत में, हर मानने वाले, हर धर्म में एक त्यौहार होता है कि नहीं? उसी तरह से मुसलमानों का भी एक त्यौहार होता है। इस साल में एक मरतबा आता है जो इस्लामी महीना है, जिसको कहा जाता है रमज़ान शरीफ। तो मुसलमान क्या करते हैं? पहले सबसे पहले इस्लामी महीने में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से एक महीना है जिसका नाम है रमज़ान, आप जानते ही हैं। और रमज़ान में मुसलमान लोग क्या करते हैं? रोज़े रखते हैं। और साथ ही साथ आम दिनों के मुकाबले में उसमें ज़्यादातर लोग नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। इसके अलावा फिर क्या करते हैं हम लोग? रात में तरावी पढ़ते हैं। रात में सब लोग एक कुरान की और पूरे रमज़ान में कुरान को ख़त्म करते हैं। इसी तरह से फिर जब ईद करीब आता है, तो सारे लोग क्या करते हैं? अपनी हैसियत के मुताबिक से कपड़ा ख़रीदते हैं, चाहे अपने लिए हो, अपने बाल बच्चे के लिए हो, अपनी औलाद के लिए हो, अपने पड़ोसी के लिए हो, या अगर गाँव के, शहर के, जहाँ की भी रहने वाले हैं, अगर उनके पास हैसियत है, तो फ़कीर को, गरीब को, सबको क्या करते हैं? कुछ गिफ्ट के तौर पर कोई कपड़ा देते हैं। इसी तरह से फिर ईद का दिन आता है। ईद के दिन हम लोग क्या करते हैं? सुबह सवेरे उठते हैं, नहा धो के अच्छी तरह से तैयार होते हैं, फिर सवैया खाते हैं या लच्छा खाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर ईदगाह की तरफ जाते हैं। तो ईदगाह की तरफ जो जाते हैं, वहाँ अलग अलग लोग मिलते हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं? सबसे गले मिलते हैं, खुशी मिलते हैं। और जो छोटे होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? गिफ्ट के तौर पर इनको कुछ रुपया इनाम देते हैं। तो ये सारी बातें एक तरतीब से लिखना है आपको। किसमें? मजमून में। लेकिन इंशाइया क्या होता है? इंशाइया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इंशाइया कहते हैं, सैंपल समझिएगा।
आप अगर पूर्णिया के रहने वाले हैं या आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जहां के आप रहने वाले हैं, अगर वहां के बारे में आपसे अगर पूछ लिया जाए भाई आप पूर्णिया के रहने वाले हैं, पूर्णिया के बारे में कुछ बताइए, तो पूर्णिया के बारे में आप एक एक बातें, एक एक पॉइंट एक तरतीब से बताएंगे। एक तरतीब से मतलब लगभग चीजें आप बता देंगे कि पूर्णिया जब हम एंट्री करते हैं सबसे पहले एक पुल आता है जिसका नाम है कप्तान पुल है, फिर लाइन बाजार आता है जो डॉक्टरों का अड्डा है, इसी तरह से फिर भट्टा बाजार आता है, इसमें क्या है बड़े बड़े दुकानें हैं कपड़ों की और अलग अलग चीज़ों की। लेकिन आप सैंपल समझिए, आप पूर्णिया के रहने वाले हैं तो आप इसके बारे में एक तरतीब से एक तफसील से लिखेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर बाहरी कोई आदमी आ गया जो दिल्ली का रहने वाला हो, लखनऊ का रहने वाला हो या कहीं और का भी रहने वाला हो, उनको वो आए पूर्णिया सिर्फ 1 या 2 दिन घूम ले, पूरे घूमने के बाद उनसे कहा जाए कि आप भी पूर्णिया के बारे में कुछ लिखिए, आप भी पूर्णिया के बारे में लिखिए, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये जो बंदा आए हैं सिर्फ 2 दिन के लिए, इन्होंने जहां जहां घूमे हैं, जहां जो जो चीजें इनके ऊपर नजर पड़ी तो वही बातें लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आप कुछ ज्यादा ही हद तक लिखेंगे। तो इंशाइया कहते हैं, इंशाइया जो लिखा जाता है एक गैर मुल्की सयाह की तरह होता है। मिसाल के तौर पर जिस टॉपिक पे बात चल रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है टॉपिक से हटकर भी बात चलती है। कभी कभी ऐसा होता है जिस टॉपिक पे बात चल रहा है किसी टॉपिक पे, तो किसी और टॉपिक पे चले जाती है, फिर बात फिर अपनी टॉपिक पे आ जाती है, फिर किसी और टॉपिक पे आ जाती है, लेकिन बात उसमें मुकम्मल नहीं होती। किसमें? इंशाइया में। और इसका सैंपल से एग्जाम्पल समझिएगा। इंशाइया और मजमून में आप जो मूवी देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? मूवी देखते हैं, उसमें बात स्टार्टिंग भी की जाती है, बात एक तरतीब से बयान की जाती है और बात मुकम्मल होती है। लेकिन वही इंशाइया का अगर एग्जाम्पल देंगे तो इंशाइया जो लिखा जाता है या बोला जाता है या पढ़ा जाता है एक सीरियल की तरह होता है। आप देखते हैं कि सास बहू का सीरियल या किसी और का भी सीरियल चलता है, तो सीरियल चलते चलते बीच में कोई भाई, कभी भाई का इंटरफियर कर लेते हैं, कभी कोई और इंटरफियर कर लेते हैं। मतलब सीरियल में ये होता है कि एक तरतीब से बात नहीं चलती है, बात एक तरतीब से नहीं चलती है, बात चलते चलते बीच में कोई और लोग भी इंटरफियर कर जाते हैं, फिर बात लौट कर वहीं जाती है असल टॉपिक की तरफ। लेकिन जब सीरियल का एंड होता है तो बात मुकम्मल नहीं होती है, बात कारी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, मतलब पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ दिया जाता है, आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। तो इंसान अगले पार्ट को देखने के लिए उकसाते हैं ताकि वो देखे। इसी तरह से ये क्या है? आपका इंशाइया है। तो यहाँ हम आपका मेन पॉइंट के लिए क्या, मेन पॉइंट आपका चलते हैं क्या, आपका ऑब्जेक्टिव कराएंगे और वही सारी चीजें आपको यहाँ करवाएंगे ऑब्जेक्टिव में जो आपके 12th एग्जाम में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है भाई? आपके 12th एग्जाम में पूछा जाता है। वही सारी बातें आज यहाँ हम पढ़ाएंगे आपको, और आप गौर से देखिए और इंशाअल्लाह और आपकी कोशिश कीजिएगा। हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उनका आंसर सबसे पहले आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और आपसे एक गुजारिश है, जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके दोस्त यार में से, आपकी जान पहचान में से जितने भी लोग हैं, ये वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए ताकि आपके जरिए से किसी की भलाई हो जाए, आपके जरिए से किसी का फायदा पहुंचे, किसी की भलाई हो जाए। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव वीडियो। तो इस शेर के साथ कि इनक़िलाब दहर का रूह रवां व कौन था, इनक़िलाब दहर का रूह रवां व कौन था, बाइसे तख्लीक़ हस्ती कुल फ़क़ा व कौन था, वा के नाज़ा जिस पे था खुद खालिक़ अर्श अज़ीम, ऐसा कामिल इस जहां में ए ज़मा व कौन था। तो इस शेर के साथ स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, तो आपको पता चलेगा आप किस खेत की मूली है और कितने पानी में है, यहां से आपका पता चलेगा। शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है चैप्टर नंबर 4। क्या लिखा है भाई? चैप्टर नंबर 4। तो हमने लिखा मारूजी सवालात। मारूजी सवालात आपके किताब में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव की शक्ल में जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ लाया है, और जो छूट गया है वो भी हम आपको ऐसे ही बताएंगे। आगे हमने लिखा है 12th क्लास। क्लास कितने के लिए है? 12th क्लास के लिए है। आपका एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बच चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या भाई? सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर दिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वजीर आगा। क्या भाई? वजीर आगा के एक इंशाइये के मजमुए का नाम बताइए। क्या है? वजीर आगा के, वजीर आगा कौन है? एक मुसन्निफ है, एक राइटर है। वजीर आगा के एक इंशाइये के मजमुए का नाम बताइए। तो एक इंशाइये का नाम बताया है। पहला है बलाए हुस्न, दूसरा है चोरी से यारी, तीसरा है चंद इंशाइये और चौथा है खम्र। क्या है भाई? खम्र। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो क्वेश्चन पढ़िए, आप जवाब दीजिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। पहला है ऑप्शन बलाए हुस्न,
दूसरा है चोरी से यारी, तीसरा है इंशाइया और चौथा है खम्र। तो आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आपका राइट आंसर होगा चोरी से यारी। क्या है भाई? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चोरी से यारी। इसी तरह से इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन आपका नहीं लिखा हुआ हम ऐसे ही बता देंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया एग्जामिनर कि आपके निसाब में, क्या भाई, आपके निसाब में इंशाइया क्या है, जो जिसका मुसन्निफ है वजीर आगा ने जो लिखे हैं, इंशाइया क्या है, ये कौन सी किताब से ली गई है या अख्ज की गई है। आपका अभी सेंटर जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारा कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, 2 क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि यही इस क्वेश्चन में ही पूछ रहे हैं कि आपके निसाब में जो इंशाइया क्या है, ये कौन सी किताब से ली गई है। आपके निसाब में इंशाइया क्या है, ये कौन सी किताब से ली गई भाई? तो ये किताब से ली गई है चोरी से यारी तक। यही आपका ये भी ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आप गौर से देखिए और उसका कोशिश कीजिए हमसे पहले आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देने की। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक मुमताज नाकिद के अलावा, मुमताज नाकिद कहते हैं नक्काद, जो तनकीद निगार होते हैं उसी को नाकिद बोलते हैं। एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी? वजीर आगा की शोहरत भाई किस सिन्फ में थी? तो पहला ऑप्शन है आपका अफसाना निगार, बी नंबर है नाविल निगार, सी है इंशाइया निगार और डी है खाका निगार। क्या है भाई? तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी। मिसाल के तौर पर पहले क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे वजीर आगा 3 चीज थे। क्या क्या थे? वजीर आगा 3 चीज थे। एक इंशाइया निगार भी थे, एक क्या थे, अफसाना निगार भी थे, इसी तरह से नक्काद भी थे। क्या थे? नक्काद भी थे। तो वजीर आगा जो थे, तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस में थी? अफसाना निगार, नाविल निगार, इंशाइया निगार या खाका निगार। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन होगा आपका इंशाइया निगार। क्या होगा भाई? राइट ऑप्शन आपका होगा इंशाइया निगार। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनका जवाब दीजिएगा। और तीसरा है आपका, तनकीद किस तरह का अदब है? क्या है? तनकीद किस तरह का अदब है? अफसानवी अदब है, गैर अफसानवी है, शायरी है या इनमें से कोई नहीं। तनकीद जो होता है, जो किसी के ऊपर नुक्ताचीनी की जाती है, किसी के ऊपर मतलब तनकीद करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 दोस्त एक जगह मिल गए, एक तीसरे दोस्त की कभी बुराई करते हैं, मुजम्मत करते हैं, उसकी खींचातानी करते हैं, या 3-4 दोस्त मिलकर क्या करते हैं, किसी एक दोस्त की आप जानते हैं उसकी खींचातानी करते हैं, उसकी मुजम्मत करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, तो उसी को बोलते हैं तनकीद करना। तो तनकीद किस तरह का अदब है? अफसानवी, गैर अफसानवी, शायरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? गैर अफसानवी अदब है। किस तरह का अदब है? गैर अफसानवी अदब है। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1921 में या 1922 में, 1923 में या 1924 में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 1922 में। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? तो 4 नंबर में है, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1922 में। और कहां पे हुई थी? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? बल्कि इनकी पैदाइश कहां हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। किनकी? वजीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी। आगे है उर्दू शायरी का मिजाज। क्या है भाई? उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? उर्दू शायरी का जो मिजाज है, किताब का नाम लिखा हुआ है उर्दू शायरी का मिजाज, इनके मुसन्निफ कौन है आपको बताना है। अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा, हाली या अल्लामा इकबाल। तो इसका 5 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 5 नंबर का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा वजीर आगा। क्या होगा भाई? वजीर आगा। क्या होगा? राइट होगा। तो आगे आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? वजीर आगा का ताल्लुक कौन सा मुल्क से है, मतलब कहां पे पैदा हुए थे? हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में या पाकिस्तान में? तो इसका राइट ऑप्शन इससे पहले हमने आपको बता दिया, पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? वजीर आगा की। आगे आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया क्या है? इंशाइया क्या है? नाविल की किस्म है, अफसाना की किस्म है, मजमून की किस्म है या दास्तान की किस्म है? तो आपको बताना है इंशाइया क्या है। हमने शुरू में आपको बता दिया इंशाइया क्या है। ये क्या है भाई? ये मजमून की किस्म में से है। किसकी किस्म से है? मजमून में आता है। इंशाइया क्या है? ये मजमून की किस्म से है। ठीक है, आपको याद रखना ये मजमून की किस्म है। किसकी किस्म है? इंशाइया क्या है? ये मजमून की किस्म है, ना कि आप नहीं बोल सकते इसको इंशाइया। आपके निसाब में एक ही इंशाइया है और वो क्या है? हिजरत है। आगे कल पढ़िएगा।
फिर आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? तंज़ो मज़ाह, हालात, माहौल, अंदाज़े बयान। क्या है भाई? तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 8 नंबर का राइट ऑप्शन होगा तंज़ो मज़ाह। क्या है भाई? तंज़ो मज़ाह, याद रखिएगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया निगार कौन सा तरीक़ेकार अपनाता है? रस्मी, गैर रस्मी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 9 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? इंशाइया निगार कौन सा तरीक़ेकार अपनाता है भाई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गैर रस्मी तरीक़ेकार। कौन सा तरीक़ेकार? गैर रस्मी तरीक़ेकार। तो इसी तरह से 10वां क्वेश्चन आपका है, वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तनकीद क्या है? इशारा क्या है? इंशाइया क्या है? खाका क्या है? तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए, आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है? तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं आप। तो आप जानते हैं आपके निसाब में जो वजीर आगा ने जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कौन सा मजमून लिखे? इंशाइया क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? इंशाइया क्या है कि इनके मुसन्निफ कौन है, मतलब इनके राइटर कौन है, इनके लिखने वाले कौन है, आपको बताना है। सैयद सुलेमान नदवी, मियां दानी, रशीद अहमद सिद्दीकी या वजीर आगा। तो 11 नंबर का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 11 नंबर का आपका राइट ऑप्शन होगा वजीर आगा, डी नंबर। क्या होगा भाई? वजीर आगा, डी नंबर। उसके बाद आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज मुमय्यज करती है? इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज मुमय्यज करती है? जिद्दत, इख्तिसार, शगुफ्ता मूड या गैर रस्मी तरीक़ेकार। क्या होगा भाई? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज मुमय्यज करती है? तो आपको लिखना है गैर रस्मी तरीक़ेकार। क्या होगा भाई? गैर रस्मी तरीक़ेकार, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है कि इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? इंशाइया निगार का मकसद, ये आपका सेंटर एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले भी आपका जब 23 में एग्जाम हुआ था, मेन बोर्ड एग्जाम हुआ, तो वहां भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? जिद्दत तराजी, तंज़ो मज़ाह, सादगी या आलिमाना। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है भाई? इंशाइया निगार आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर का, बी नंबर। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? तंज़ो मज़ाह। क्या होता है भाई? तंज़ो मज़ाह, याद रखिएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 14 नंबर है, दर्ज झेल में गैर अफसानवी अदब कौन है? दर्ज झेल में गैर अफसानवी अदब कौन है? नाविल, दास्तान, खाका, इंशाइया। गैर अफसानवी अदब कहते हैं इनमें से कौन अफसाना नहीं है, अफसाना में शामिल नहीं होता है। अब देखिए हैं नाविल आ गया, आपका दास्तान आ गया, खाका आ गया, ये गैर अफसानवी अदब, इनमें से सिर्फ कौन है? इंशाइया है। क्या भाई? इंशाइया आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे 15 नंबर है, इंशाइया किस चीज की पैदावार है? इंशाइया किस चीज की पैदावार है? शगुफ्ता मूड, मुवाफिक हालात, नाखुशगवार हालात या सवाने। तो 15 नंबर का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो 15 नंबर का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शगुफ्ता मूड। क्या हो जाएगा भाई? शगुफ्ता मूड, याद रखिएगा। आगे हमने लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़े का पढ़े, मतलब डेली का डेली हम टेलीग्राम पर भी टेस्ट दें, तो टेलीग्राम पर आपका टेस्ट आता है, टेस्ट सीरीज आता है पढ़े का। तो 9:30 बजे या 9:35 में आपका टेलीग्राम पर टेस्ट आता है। आप अगर चाहें तो वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का क्वेश्चन होता है, 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और वही सारे क्वेश्चन आपको करवाया जाता है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। टेलीग्राम चैनल है NA स्टडी सेंटर। क्या है भाई? NA स्टडी सेंटर। तो या आप ज्वाइन कर सकते हैं, या यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप रात में 9:30 बजे आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस शेर के साथ कि नकर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़मा ताजा, नकर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़मा ताजा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ा ताजा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।